हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, आपका फिजिक्स टीचर। जैसा कि हमने पिछले सेशन में मेगा रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 12th फिजिक्स की, जिसमें हमने नंबर 1 चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और हमने इसका एक रिवीजन किया था, एक समरी किया था। एक समरी फॉर्म में हम रिवीजन कर रहे हैं। हर टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं बट एक समरी की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज इट इज़ अ रिवीजन सीरीज। ये एक रिवीजन सीरीज है गाइस, जिसमें मैं आपको पूरे फिजिक्स के दोनों पार्ट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का रिवीजन कराऊंगा। हर चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा और आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस एमसीक्यूज कराऊंगा, और हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो जैसा कि पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, और हमने बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड देखी थी। कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करने के लिए भी दिया था। शायद मैंने एक न्यूमेरिकल आपके लिए छोड़ा था, तो हम सबसे पहले उसी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आज हमारा नया जो सेशन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, जो पार्ट 2 है हमारा, वो शुरू होने वाला है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, हम फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जिन्होंने सेशन नंबर 1 नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, वो सबसे पहले पार्ट 1 देख के आए, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आप सभी ने चैप्टर पढ़ा होगा, ये एक रिविजन सीरीज है, तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हम पार्ट 1 को सबसे पहले अच्छी तरह से कवर करके आए, फिर पार्ट 2 देखें। ओके, तो आपका ये पार्ट ऑल क्लियर रहेगा, ठीक है। सो हम सबसे पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं जो हमने पिछले सेशन में आपको दिया था। होप कि सभी स्टूडेंट्स ने किया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमने की थी, शायद 4 प्रॉब्लम्स मैंने कराई थी आपको, और ये जो प्रॉब्लम थी 5th नंबर प्रॉब्लम, ये आपको करने के लिए दी थी। तो कितने स्टूडेंट्स ने ट्राई किया और किन किन का आंसर सही आया है, वो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, ठीक है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं, जो चैनल में स्टूडेंट्स नए आए हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि वो टेलीग्राम मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। उसमें भी मैं रिकॉर्डेड सेशंस भेजता रहता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स नोट्स में आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोनों ही 2 मेरे टेलीग्राम चैनल्स हैं, दोनों चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उनके साथ जुड़ें। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है आपको। जो इस चैनल, जो हमारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें वीडियोस, क्योंकि ये बहुत अच्छी सीरीज़ आने वाली है जिसमें मैं आपको रिवीजन कराऊंगा पूरी फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स का। हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ समरी बेस पे रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा अच्छी तरह से, एनसीईआरटी को अच्छी तरह से रीड करिए, हर उसका पेज पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आते हैं और आपका बेस बनता है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं उनके नोट्स तो आप पढ़ते ही होंगे, नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी को नहीं छोड़िएगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स पढ़ते रहते हैं और एनसीईआरटी को पूरे साल हाथ ही नहीं लगाते। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एनसीईआरटी बेस बनाती है आपका, चाहे आप जेई की तैयारी करें, एनडीए की करें, नीट की करें, तो एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी कवर करवा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर समरी सेशन एक तरह से आप समझ के चलिए, इसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम हर टॉपिक को समझेंगे पर एक समरी बेस पे समझेंगे, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप अच्छा परफॉर्म कर सको अपने एग्जाम्स में। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं गाइस। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर। देखो, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपेल तो करेंगे ही। 10 न्यूटन का फोर्स है। अगर उनके बीच में -6 का चार्ज डाल दिया जाए, बीच में उनके 2 चार्जेस पहले से ही हैं और बीच में -6 और डाल दिया, तो नया फोर्स क्या होगा। इफ ईच इज गिवन, अच्छा, ईच इज गिवन, अगर हर चार्ज को -6 चार्ज दे दिया जाए, मतलब बीच में नहीं डाल रहे, हम क्या कर रहे हैं, 2 चार्जेस थे उनको ही -6 चार्ज एक्स्ट्रा दे दिया गया, एडिशनल चार्ज दे दिया गया। तो जब +3 के पास -6 जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 3 - 6 - 2, और 4 के पास जब -6 जाएगा तो वो क्या, सॉरी,
3 माइनस 6 माइनस 3, एंड 4 के पास जब माइनस 6 जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 2। अब नए चार्जेस बनेंगे माइनस के 3 एंड माइनस के 2। तो एक बार हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह से देखिए, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एडिशनल चार्जेस दे दिए। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन चार्जेस हैं, जो चार्जेस हमारे पास गिवन में है, सो गिवन में कौन है, Q1 आपका 3 माइक्रोकूलम का दे रखा था, और जो Q2 चार्ज है आपका, Q2 चार्ज है वो भी आपको दे रखा था कितना, 6 माइक्रोकूलम का, सॉरी 4 माइक्रोकूलम का ना, 4 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रखा था। आप देख सकते हैं 3 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोकूलम के प्लस के चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस नहीं, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब होता क्या, -6 का चार्ज एडिशनल दिया गया है, तो न्यू चार्जेस क्या बनेंगे, न्यू चार्जेस, सो नए चार्जेस क्या बनेंगे, देखो न्यू चार्जेस को मैं लिखता हूं Q1 डैश, तो पहले 3 कॉलम वाले को देते हैं, तो 3 माइनस 6, माइनस एडिशनल दिया गया ध्यान रखना, -6 हर दोनों चार्जेस को माइनस -6 चार्ज दे दिए गए, तो 3 माइनस 6 कितना हुआ बेटा, माइनस का 3 कॉलम, माइनस का 3 माइक्रोकूलम, एंड Q2 हो गया आपका, Q2 डैश हो गया 4 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू -2 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास नए चार्जेस आ गए हैं -3 और -2। अब आपके पास जो फोर्स दे रखा है, पहले कितना फोर्स था, पहले फोर्स था आपके पास 10 न्यूटन का, तो अब नया फोर्स बताना है, न्यू फोर्स बताना है। तो पहले जो फोर्स है, पहले वाला जो फोर्स है आपका F1 जो है आपका, वो 10 न्यूटन है, क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स है। अब आपको नया फोर्स, न्यू फोर्स निकालना है, मतलब F डैश निकालना है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब लॉ से तो सब जानते ही हैं, फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब लॉ से सब जानते हैं कि कूलम्ब लॉ में फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप जानते हो बेटा कि जब F बराबर KQ1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, तो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस सेम है, K की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस सेम है। जो दोनों चार्जेस हैं आपके, दोनों चार्जेस हैं, जैसे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो दोनों एक सेम डिस्टेंस पे हैं, दोनों एक सेम डिस्टेंस मान लेते हैं r पे हैं, ठीक है। ये आपका +3 कूलम था, माइक्रोकूलम था, और ये आपका +4 माइक्रोकूलम था, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस सेम है और k की वैल्यू सेम होती है, तो अगर मैं f और f डैश का रेशियो लूंगा, जो f डैश चार्ज होगा उसमें भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, f डैश चार्ज में भी डिस्टेंस सेम रहेगी। जो मैं f डैश चार्ज नया फोर्स लूंगा तो उसमें फॉर्मूले में k तो सेम रहेगा, बस Q1 Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q1 डैश और Q2 डैश, और डिस्टेंस सेम रहेगी बेटा आर स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं f और f डैश का रेशियो लेता हूं, f और f डैश का मैं रेशियो लूं, f अपॉन में f डैश करूं मैं, तो देखो k और r तो कट जाएंगे, k और आर स्क्वायर तो कट जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ, अच्छा ऐसा करते हैं f डैश बाय f करते हैं, है ना। एक काम करते हैं, अपन f को नीचे रखेंगे, f डैश को ऊपर रखेंगे, क्योंकि उसको निकालना है हमें। तो देखो k और r कट गए, k से और आर स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में Q1 Q2 बचेगा, है ना। क्लियर है ना बात। जब आप f में f डैश का डिवाइड करोगे तो देखो k से k कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो Q1 डैश Q2 डैश अपन में Q1 Q2 बचा है। अब Q1 डैश की वैल्यू -3 है, Q2 डैश की वैल्यू -2 है, और Q1 की वैल्यू 3 है, Q2 की वैल्यू 4 है, तो बस वैल्यू पुटअप कर दो। और F की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है, ध्यान रखना। जो पहला फोर्स है वो 10 न्यूटन दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सो F डैश अपॉन में F निकालते हैं, तो F डैश अपॉन में F की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल्स टू Q1 डैश इंटू Q2 डैश। सो Q1 डैश कितना है, -3, एंड इट इज इंटू, इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 3 से 3 कट सकता है, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, 2 1 2 2 2 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो F डैश अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा बेटा। और F डैश निकालना था आपको,
तो एफ डैश निकालने के लिए क्या करना है, 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा बेटा, 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको करना क्या था, दोबारा से समझा देता हूँ। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो कि दो चार्जेस 3 और 4 दे रखे थे, 10 न्यूटन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स है और -6 चार्ज ईच चार्ज को दे दिया गया। तो जो -6 चार्ज सभी दोनों चार्जेस को दे देंगे, तो पहले वो 3 और 4 थे, अब वो बदल गए किस में, -3 और -2 माइक्रोकूलम में। अब आपके पास ध्यान रखना बेटा, पहला वाला फोर्स 10 न्यूटन का है, नया फोर्स निकालना है, तो F डैश बाय F का रेशियो लोगे तो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश अपॉन में Q1 Q2, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में Q1 Q2, बिकॉज K कांस्टेंट होता है एंड डिस्टेंस जो है R दोनों के बीच में सेम है। तो वैल्यू पुटअप की और -3 × -2 अपॉन में 3 × 4, तो आपके पास 1/2 आ गया। F की वैल्यू 10 थी, जिसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 5 न्यूटन आ गया। मतलब आपका 5 न्यूटन वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इजी अप्रोच थी। किन किन स्टूडेंट्स का आंसर आया मुझे जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, किन किन स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई किया। ठीक है, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछा करें। टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे से पूछ सकते हैं, आपको दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाकी मेरा इंस्टाग्राम है उत्कर्ष एजुकेटर, वहां पर भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। सो अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन का, जो कि है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। देखिए, स्पीड थोड़ी फास्ट रहने वाली है, गाड़ी को थोड़ा तेज चलाया जाएगा क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। डिटेल में पढ़ना होता तो हम आराम से पढ़ते हैं, पर अभी यहाँ पर रिवीजन सीरीज है तो गाड़ी को रफ्तार में दौड़ाया जाएगा, बिल्कुल। सो आप सभी को ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ते रहना है। थोड़ी स्पीड तेज लगेगी मेरी आपको, तो आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर सकते हो, 0.5 में भी चला सकते हो। ठीक है, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा नहीं। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन मतलब सुपर इम्पोज्ड होना। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगते हैं, तो उनका अगर हम वेक्टर सम करें, उनका क्या करें, हम वेक्टर सम करें, तो दिस कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, जितने भी हम एक पॉइंट पर जितने भी फोर्सेस लगते हैं, उन फोर्सेस का हम वेक्टर सम करें, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका अलजेब्रिक सम हो नहीं सकता, उसका वेक्टर सम होगा। सो जितने भी फोर्सेस का हम वेक्टर सम करें, तो एक नया फोर्स निकल के आएगा, जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ एडिंग मल्टीपल फोर्सेस ऑन अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। सो हम ये देखते हैं कि बेटा यहां पर Q1 चार्ज पर Q2, Q3 और Qn nth नंबर ऑफ चार्ज है बेटा, ये nth नंबर ऑफ चार्ज है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस है, यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस हैं। मल्टीपल चार्जेस Q1 पर F1, F2, F3 बहुत सारे फोर्सेस लगा रहे होंगे, उन सभी का सम कर दो। कौन सा सम करना है, वेक्टर सम करना है, तो एक नया रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा। दिस इज कॉल्ड F नेट या रिजल्टेंट फोर्स, जिस रिजल्टेंट आप कहते हो, वो निकल के आएगा। और दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो यहां देख सकते हो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 एंड फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू nth चार्ज, सभी को ऐड कर दिया। और एडिशन को समीशन के फॉर्म में लिखना आपको आना ही चाहिए। Q1 by 4πε0 को अलग कर देते हैं, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है F का, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। सो हम जानते हैं Q1 जो है वो तो कॉमन है, क्योंकि सभी Q1 पर ही फोर्स लगा है, तो Q1 को बाहर ले लो, बाकी ith नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो अंदर रहेंगे समीशन के। सो I इज इक्वल टू 1 से n तक QI अपॉन में RI1 का स्क्वायर, RI1 कैप, क्योंकि कैप से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, बिकॉज किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर आप उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तभी वो वेक्टर बनता है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला बेटा याद रखना, इसकी एप्लीकेशंस में आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें चार्जेस के बीच का स्पेस बहुत कम रहता है। चार्जेस के बीच का स्पेस ऐसी कोई
पर्टिकुलर बॉडी हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जिनमें चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो, चार्जेस के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा कम हो, तो ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक लाइन है, एक लाइन में करोड़ों चार्जेस हैं, एक लाइन में करोड़ों चार्जेस रखे हुए हैं और वो पास पास रखे हुए हैं, एकदम एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है, कंटिन्यूटी में होना चाहिए, ठीक है। फिर एक डिस्क्रीट पार्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, पर अभी हम यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए। चार्ज डेंसिटी होती क्या है, तो यहाँ पर 3 तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़नी है आपको। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लैम्डा इसका क्या है, सिंबल है, ओके। है क्या ये चीज, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ, आपके पास एल लेंथ का एक वायर दे रखा है, कितना, एल लेंथ का एक वायर दे रखा है, मान लेते हैं ये एक एल लेंथ का वायर है मेरे पास, ये एल लेंथ का बहुत बड़ा वायर है, इसका मैं एक छोटा सा हिस्सा लूंगा, ये मान लो इतना सा हिस्सा मैंने ले लिया। अब इतने से हिस्से में जो चार्ज होगा उसको यूनिट लेंथ में, मैंने देखा ना, क्योंकि देखो यूनिट लेंथ में देखना है, यानी 1 मीटर में, यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर में मुझे देखना है, तो इतने से हिस्से में कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, इतने से हिस्से में कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो वो कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एक लाइन में, एक वायर के यूनिट पार्ट में, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, उसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लैम्डा कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम पर मीटर होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, dQ/dl। अब d जो ये यूज किया गया स्मॉल के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, बड़ी एल लेंथ है, एल लेंथ के वायर का छोटा सा हिस्सा 1 मीटर में अगर अपन देखें, यूनिट लेंथ में अगर अपन देखें, तो dl आएगा, और dl में जो चार्ज होगा वो dq चार्ज होगा, क्योंकि पूरे जो बॉडी में जो चार्ज है वो q चार्ज मानते हैं अपन। पूरी जो बॉडी होगी, यहाँ पर जो पूरा वायर होगा उसमें q चार्ज है, तो q का जो छोटा सा हिस्सा होगा वो dq कहलाएगा। तो dQ/dl इज कॉल्ड लैम्डा, दिस इज कॉल्ड कूलम्ब पर मीटर। कूलम्ब होती है q की, लेंथ की होती है मीटर, तो ये ध्यान रखना बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। उसके बाद आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस का मतलब बेटा एरिया हो गया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। अब एक पूरा सरफेस दे रखी, उस पूरी सरफेस का एक छोटा सा हिस्सा लो, यूनिट हिस्सा, 1 मीटर का स्क्वायर का कोई हिस्सा लो, ठीक है, यूनिट एरिया का अपन कोई हिस्सा लेंगे, और उस हिस्से में जो चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो dQ/dA का डिवाइड हो जाएगा। देखो आप देख सकते हो, पूरी बॉडी का एक छोटा हिस्सा जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, तो इसमें dQ चार्ज है, और इसका जो एरिया है वो dA होगा, क्योंकि पूरी बॉडी का एरिया A है। सो dQ/dA इज कॉल्ड सिग्मा। ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है, इसका यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो इसे रो से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अभी बात आई थी एक तो लाइन की, सबसे पहले लेंथ में देखा, सबसे फिर अपन ने एरिया में देखा, अब देख रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, यानी कि वॉल्यूम में। तो यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे रो कहते हैं, रो, दिस इज अ सिंबल ऑफ रो, पी जैसा होता है ना सिंबल, तो ये रो होता है। एंड इस यूनिट की बनेगी, इसकी ऐसा यूनिट बनेगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब। क्या बनेगी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें अगर हम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। प्लेन हो गया, सर्किल हो गया, कोई सरफेस हो गई, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी लगती है। वायर हो गया, कोई रॉड हो गई लंबी सी, वहां पर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, होप। तो तीनों का मैंने एक साथ रिवीजन करा दिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा dQ/dl, यूनिट कूलम्ब पर मीटर। सबसे फिर आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी dQ/dA, सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू dQ/dA, यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसे रो कहते हैं dQ/dV, एंड यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब तो आएगा ही आएगा। ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। Two equal positive charges, each of 2 microcoulomb interact with a third positive charge 3 microcoulomb situated as shown in figure। फिगर तो दे नहीं रखा भैया, फिगर मैं बना देता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ
3 माइक्रोकुलम। सो कुछ भी नहीं है बेटा, फिगर मैं आपके लिए बनाता हूँ। 2 माइक्रोकुलम और दोनों ही चार्जेस 2-2 माइक्रोकुलम के हैं। 3 माइक्रोकुलम थर्ड पॉजिटिव चार्ज, तो एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है। यहां पर आपको इस तरह से चार्ज दे रखी है, ये 2 कूलम्ब का चार्ज है, ये दोनों 2 कूलम्ब के हो गए। यहां पर आपको ये 3 कूलम्ब का चार्ज दे रखा है। यहां पर जो चार्ज दे रखा है ये आपको यहां पर 3 कूलम्ब का दिया है, ठीक है। ये आपका 3 माइक्रोकुलम्ब का है। एक मिनट, ये आपका 3 माइक्रोकुलम्ब का है, 3 माइक्रोकुलम्ब का, और ये दोनों 2 माइक्रोकुलम्ब के हैं। अब होगा क्या, ये दोनों इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। देखो 2 माइक्रोकुलम और 3 माइक्रोकुलम ये दोनों में रिपल्शन है, क्योंकि सभी लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस होने के कारण रिपल्शन होगा। अब ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो 3 पर 2 के कारण, दोनों चार्जेस के कारण, इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे ये A है, ये आपका B हो जाएगा, और इसको C कहते हैं या P कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट P कहना चाहिए। P डायग्राम में वो P पॉइंट दे रखा है आपको, इसलिए ओके। अब देखिए फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं। ये वाला जो फोर्स है, कौन सा वाला, ये जो 2 माइक्रोकुलम वाला है, 3 माइक्रोकुलम को रिपेल करेगा। ये रिपल्शन फोर्स यहां पर लगेगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगा। ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स आ गया, ठीक है। ये दोनों रिपल्सिव फोर्स हैं। अब दोनों ही रिपल्सिव हैं बेटा, दोनों ही रिपल्सिव हैं, तो एक लाइन खींच लेते हैं, इनको मिला देते हैं। इस लाइन को अगर अपन मिला दें और ये लंबी लाइन बन जाएगी पूरी की पूरी, ये पूरी लाइन मान लेते हैं, ठीक है। ये पूरी हमारी बेस लाइन है। अब देखो ध्यान से समझो, A पे P के कारण जो फोर्स, P पर A के कारण, 3 माइक्रोकुलम पर 2 माइक्रोकुलम जो A पर प्रेजेंट है, उसके कारण जो फोर्स है वो यहाँ पर होगा, जिसे मैं F1 कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? F1 फोर्स है यहाँ पर। और जो B के कारण P पर फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, उसे मैं F2 कह देता हूँ, ठीक है। अब दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो। ये जो बेस लाइन है, इसको मैं एक्स एक्सिस कहता हूँ। क्या कहता हूँ? एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पूरी एक्स एक्सिस है आपकी, ठीक है। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे O, दिस इज पॉइंट O, तो ये O एक्स एक्सिस हो गई पूरी की पूरी। वाई एक्सिस भी आ जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट से रेफरेंस में मानूँ तो देखो ये वाई लेना पड़ेगा मुझे, ये मेरी क्या बन जाएगी, ये वाई डैश नीचे और वाई ऊपर, ये वाई एक्सिस बन गई, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मैंने डिवाइड कर दिया है। अब आपने सुना होगा कि वेक्टर को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये F2 और F1 वेक्टर्स हैं, ठीक है। इनके बीच में एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, इस एंगल को मैं नाम देता हूँ थीटा। ये एंगल यहाँ बन रहा है थीटा, और उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा थीटा, उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डायग्राम कंप्लीट है, डायग्राम लगभग कंप्लीट है। A पे P के कारण जो फोर्स है वो F1 है, और P पर B के कारण जो फोर्स है वो F2 है। F1 और F2 एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, और वो ये एंगल AP और OP के बीच में और BP और OP के बीच में थीटा थीटा एंगल है, ठीक है। A को B से मिला दिया, A को P से मिला दिया, B को P से मिला दिया, एक तरह की ट्राइंगल ज्योमेट्री बन गई, पूरा का पूरा ट्राइंगल जैसा हमें देखने को मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, तो F1 और F2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। 2 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकुलम, नीचे भी 2 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकुलम, तो वैल्यू सेम होने के कारण F1 और F2 दोनों सेम फोर्सेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो F1 और F2 ना यूज करके मैं F ही यूज करूंगा, बिकॉज F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। तो F2 का कंपोनेंट, क्योंकि F2 F के बराबर है, तो इस F का कंपोनेंट नीचे कौन सा होगा, यहां पर थीटा के डायरेक्शन में, तो सब जानते हैं F cos थीटा। और इस F1 का भी यहां जो कंपोनेंट होगा वो भी F cos थीटा होगा। तो ऊपर वाले का भी F cos थीटा, नीचे वाले का भी F cos थीटा, तो दोनों मिलके क्या हो गए, 2F cos थीटा, 2F cos थीटा। दोनों के कंपोनेंट है ना यहाँ पर।
यहाँ पर F1 का भी कंपोनेंट है और F2 का भी कंपोनेंट है, दोनों के कंपोनेंट है, दोनों के ही F1 इसका है F1 cos थीटा, उसका भी F2 cos थीटा, और F1 F2 की वैल्यू सेम है तो F के बराबर है, तो F cos थीटा प्लस F cos थीटा इज इक्वल टू 2F cos थीटा। और आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट जो होते हैं y एक्सिस में वो हो जाएंगे F1 sin थीटा और इसका हो जाएगा नीचे F2 sin थीटा। ठीक है, अब F1 sin थीटा और F2 sin थीटा की डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखो कि F1 sin थीटा और F2 sin थीटा की डायरेक्शन क्या है, तो वो अपोजिट आ रही है। ठीक है, सो ध्यान रखना ये इस तरह से, मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ बना के बता देता हूँ। ये देखो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे F1 cos sin थीटा F2 sin थीटा तो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, दिस इज द P पॉइंट आपका। ठीक है, और जो ये वाले हैं फोर्सेस, क्योंकि आपकी ये दो फोर्सेस हैं यहाँ पर, ये दो फोर्सेस हैं आपके, एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2, और दोनों ही के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। सो यहाँ पर cos थीटा कंपोनेंट आया है बेटा 2F cos थीटा, 2F cos थीटा, क्योंकि थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो F cos थीटा होता है। और यहाँ पर आपके क्या आ रहे हैं बेटा F sin थीटा, F1 कहो या F2 कहो दोनों बराबर ही हैं, तो F के बराबर मान लेते हैं, और नीचे भी क्या आ रहा है F sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट्स। अब देखो F sin थीटा और F cos sin थीटा की डायरेक्शन तो अपोजिट में और इक्वल हैं, तो ये फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर ये जो दोनों फोर्सेस है ये रिजल्टेंट बनाएंगे, तो 2F cos थीटा ही आपका रिजल्टेंट फोर्स है। ध्यान रखना 2F cos थीटा ही आपका रिजल्टेंट फोर्स है, तो आपको पहले F की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद 2F cos थीटा पे आएंगे। अच्छा, ये ट्राइंगल इस तरह से है, आपको नजर आ गया होगा, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ये ट्राइंगल इस तरह से है, ये 90 डिग्री पे बन रहा है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री पे बन रहा है, ये 90 डिग्री वाला, ये O से लेकर P तक का पॉइंट, और ये A है, और आपका नीचे कौन है B पॉइंट है। अब आप ध्यान से देखो बेटा कि O से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, O से लेकर P तक की डिस्टेंस डायग्राम में शो है। ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है बिकॉज इट इज अ शोन इन फिगर, सो मैं आपको बता देता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है आपको 4 दे रखी है। क्या दे रखी है 4। ये डायग्राम में मैं आपको बता देता हूं कि जो O से लेकर P तक की डिस्टेंस है आपको 4 दे रखी है। कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, ये जो 4। ठीक है, O से लेकर P तक की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। डायग्राम में ये पहले से बना हुआ है, ध्यान रखना। सो ये वाला आपका 4 है, परपेंडिकुलर हो गया ना, ये परपेंडिकुलर, और ये वाला आपका क्या है, ये डायग्राम में आपको दे रखा है 3, आई थिंक 3 दे रखा है, दिस इज 3, और ये भी 3 है, क्योंकि डायग्राम में कह रहा है कि दोनों जो चार्जेस हैं वो 6 सेंटीमीटर पे हैं। कितने पे हैं 6 सेंटीमीटर पे हैं। तो ये जो दोनों चार्जेस हैं आपके 2 माइक्रोकूलम्ब के, दोनों ही 6 सेंटीमीटर पे हैं। ठीक है, तो 6 का आधा 3 और 3 हो गया। अब आपको AP निकालना है, तो AP निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका 9 + 16 जो कि 25 होगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है सभी जानते हैं, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 सेंटीमीटर आ गया आपका। ठीक है, 5 मीटर, सॉरी मीटर में ना, सारी डिस्टेंस मीटर पे है, तो 5 मीटर पे आ गया। ठीक है, तो AP आपका 5 हो गया, AP आपका कितना हो गया 5 हो गया, और ये थीटा है, ये आपका थीटा है। तो ट्रिग्नोमेट्री सब जानते हैं बेटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। 4 आपका बेस है, 5 आपका हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो एक बार, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 4/5 आ गई। अब ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये जितना भी मैंने अभी किया है ये सारा प्रोसेस आपको याद रखना है, बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है। ठीक है, ओके, तो कुछ भी नहीं था, एक ज्योमेट्री अपन ने लगाई है। इस क्वेश्चन को देख के हमने एक ज्योमेट्रिकल इसकी वैल्यू ज्योमेट्रिकल इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है। सबसे पहले यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी लगी है, यहाँ आपका पाइथागोरस थ्योरम भी लगा है,
और आपके कंपोनेंट रिजॉल्व भी हुए हैं वेक्टर के। तो 3 तरह की मैथमेटिक्स, 3 तरह की ज्योमेट्री यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अब आप बस फोर्स की वैल्यू निकाल लो। F इज इक्वल्स टू क्या होता है? F इज इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब Q1 कौन है? देखो ध्यान से देखना, ये Q1 है आपका, 2 माइक्रोकुलम Q1 है, और किस पे फोर्स लग रहा है? 3 माइक्रोकुलम पे लग रहा है। तो Q1 हो गया 2 माइक्रोकुलम और Q2 हो गया 3 माइक्रोकुलम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी अपन ने निकाल ली है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ रही है? 5 आ रही है। देख सकते हो आप A से लेकर P तक की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपकी अभी कितनी आई? 5 आई, और B और P की भी डिस्टेंस सेम टू सेम आएगी, 5 आएगी। ठीक है, सो फोर्स निकालते हैं बेटा जल्दी से जल्दी। K की वैल्यू रखो 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2, Q1 कितना है? Q1 आपको भी मैंने बताया 2 इंटू 3 अपॉन में R मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। माइक्रोकुलम है, माइक्रोकुलम है, तो माइक्रो के लिए आपको पता है 10 की पावर -6 होता है, तो ये दोनों मिलके -12 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इंटू 10 की पावर -6 एंड 3 इंटू 10 की पावर -6, और -6 प्लस -6 कितना हो गया? -12 हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर लो, तो इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग, देखना आप, 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये फोर्स आ गया, और ये फोर्स कहाँ है? अलोंग PA है, देन अलोंग PA डैश, अलोंग PA डैश। कैसे अलोंग PA डैश? देखो अपन ने किनके बीच में फोर्स निकाला है? A से P तक का फोर्स। तो दिस इज द A डैश, दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। तो देखो इसकी जो डायरेक्शन आई है ना, वो A से A डैश की तरफ आई है। ठीक है, सो ये PA डैश की तरफ है। नीचे वाला जो F1 फोर्स है, F1 फोर्स किस डायरेक्शन में है? PA डैश डायरेक्शन में, तो अलोंग PA डैश। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन अलोंग PA डैश हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स निकाल दिया, फोर्स आपके पास आ चुका है। अब आपको करना क्या है? 2F cos थीटा, जो F नेट था आपका, F रिजल्टेंट जो फोर्स था, F नेट कितना था? 2F cos थीटा, 2F cos थीटा, उसमें वैल्यू रख दो बस। सो 2 इंटू F कितना है? 2.16 10 की पावर -3। cos थीटा भी अपन ने निकाला था 4/5। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। तो ठीक है, इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो 2 इंटू 2.16 को मल्टीप्लाई कर 12 2 3 2 टू 4, एंड ये हो जाएगा आपका 32 मल्टीप्लाई बाय 4/5 कर दो, और इंटू में 10 की पावर -3 तो पड़ा हुआ ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। और ये किसकी डायरेक्शन में आया? हम जानते हैं बेटा, जो आपका फोर्स है 2F cos थीटा, वो x एक्सिस की डायरेक्शन में, क्योंकि देखो 2F cos थीटा कहां पर है? x एक्सिस में है, तो अलोंग x एक्सिस आया है। अलोंग क्या आया है? x एक्सिस आया है, अलोंग x। ठीक है, दिस इज द आंसर आपका, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। इजी आपको लगेगा, हो सकता है आपको इजी ना लगे, पर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है इसमें आपको, उस कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो 3.5 इंटू 10 की पावर -3 को लॉक करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? अच्छा, ये तो अभी अपन ने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम में ही है। तो 37.5 आई थिंक ये आना चाहिए। 37.5 नहीं, ये वाला तो दूसरा हो गया ना, 37.5 तो नहीं है। अच्छा, वो तो शुरू की प्रैक्टिस ये वाली, दिस इज द प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ओके, तो इसका आंसर 3.5 10 की पावर -3 अलोंग x। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? करेक्ट आ रहा है। तो सी ऑप्शन बेटा यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ओके, अच्छा, एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। A cuboidal box penetrates a huge plane sheet of charge with uniform surface charge density 2.5 10 की पावर -2 such that its smallest surface are parallel to the sheet of surface। smallest surface जो है ना, वो पैरेलल है शीट की सरफेस से। मतलब ये कह सकते हैं
जैसे ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड है एक, वेट अ मिनट, ये आपका क्यूबॉइड है, ये आपका बेटा क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड शीट को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये शीट है देखो, और जो स्मॉलेस्ट सरफेस है ना वो एक पैरेलल है, स्मॉलेस्ट सरफेस जो है वो क्या है, पैरेलल में है। सो जो आपको डायमेंशंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। ये शीट है, मान लेते ये शीट है। अब शीट इस तरह से है जो इसकी स्मॉलेस्ट सरफेस है ना वो इसके पैरेलल है। जैसे ये शीट को इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सरफेस है, सो ये इसके एकदम पैरेलल आएगी। ये शीट है पूरी, ये इसके एकदम पैरेलल। स्मॉलेस्ट सरफेस कौन सी हो गई, ये वाली सरफेस जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं ना, ये सबसे छोटी सरफेस है इसकी, और ये पूरी शीट के पैरेलल है, ये पूरी शीट के पैरेलल। अगर इसको मैं आपको साइड व्यू देखूं तो कुछ इस तरह से बनेगा। साइड व्यू आप देखो ना तो ये शीट होगी इस तरह से, और यहां पर इसकी स्मॉलेस्ट सरफेस ऐसे आएगी, ठीक है। ये पैरेलल आएंगे एक दूसरे के, और वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो क्यूबॉइड है इस शीट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि शीट का जो इंटरसेक्टिंग एरिया है, शीट का जो इंटरसेक्टिंग एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया। शीट का जो इंटरसेक्टिंग एरिया, जो रेड वाला एरिया है ना, ये शीट का इंटरसेक्टिंग एरिया है। तो शीट का जो इंटरसेक्टिंग एरिया है ये स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो जो एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ इंटरसेक्शन है वो स्मॉलेस्ट सरफेस के इक्वल होगा। एरिया ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट सरफेस का एरिया कौन सा होगा, तो देख सकते हैं आप, सिर्फ ब्रेथ और हाइट आएंगी, सिर्फ ब्रेथ और हाइट। ब्रेथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। ब्रेथ 5 मीटर है, सेंटीमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर, ओके। और हाइट भी कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ब्रेथ और हाइट वाला ही पोर्शन होता है जो स्मॉलेस्ट होता है। ब्रेथ और हाइट ही तो आ रही है, लेंथ तो उधर चली गई लॉन्गेस्ट सरफेस में। तो 5 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 15 × 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो एरिया आ गया। अब आपको निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है 2.5 10 की पावर -2। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या ध्यान रखेंगे, सरफेस की बात हो रही है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो हम जानते हैं सिग्मा जो होता है वो आपका Q/A होता है। सिग्मा क्या होता है, Q/A होता है। और आपको चार्ज निकालना है, Q निकालना है, तो Q = सिग्मा A करना पड़ेगा। तो सिग्मा को बस मल्टीप्लाई कर दो। सिग्मा कितना है, सिग्मा है 2.5 10 की पावर -2, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, इंटू जो एरिया आया हमारा 15 × 10 की पावर -4। इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 37.5 इंटू -2 -4 कितने हो गए, -6 हो गए बेटा, -6 कूलम। तो ये कूलम माइक्रो कूलम में आएगा। 37 10 की पावर -6 माइक्रो होता है, सो 37.5 माइक्रो कूलम, दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। सिर्फ आपको एरिया ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि शीट का एरिया स्मॉलेस्ट एरिया के, जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, अब आप समझो ये क्यूबॉइड और ये शीट है, ये मैं इस किताब को शीट मान लेता हूँ, और ये क्यूबॉइड है, तो ये जो इसकी स्मॉलेस्ट सरफेस है ना, ये इसके पैरेलल है, और ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी ना बेटा, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। और एरिया कौन सा यूज करेंगे, जो स्मॉलेस्ट सरफेस का एरिया जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे देखो, है ना, जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी का एरिया लिया जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन सिग्मा को एरिया से, तो चार्ज आ जाएगा। चार्ज निकालना था, बस निकालना क्या था, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ चार्ज ही निकालना था। चार्ज निकालने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज सिग्मा = Q/A होता है। मल्टीप्लाई किया और अपना आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट आया,
37.5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ओके। तो ये न्यूमेरिकल्स हुए कंप्लीट अपने। अब आते हैं थोड़े से हम चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि एक फील्ड होता है, क्षेत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, ये क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? एक रीजन है, ये एक रीजन है चार्ज पार्टिकल के अराउंड, चार्ज पार्टिकल के अराउंड जहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स डिटेक्ट होता है, जहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? डिटेक्ट होता है। मतलब अगर आप उस फील्ड में किसी चार्ज को लेके जाओगे तो या तो वो रिपल्सिव फोर्स फील करेगा या अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है और नेगेटिव चार्ज गया तो वहां अट्रैक्शन फील्ड फोर्स फील होगा, और अगर वहां पॉजिटिव चार्ज गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जहां रिपल्शन और अट्रैक्शन के फोर्सेस फील होते हों वो फील्ड कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी चीज में अभी एक वेक्टर फील्ड होता है चार्ज के अराउंड, ध्यान रखना ये स्केलर फील्ड नहीं है, एक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। क्या किससे डिनोट करते हैं इसको? ई वेक्टर, ध्यान रखना बेटा, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। ई वेक्टर इसका सिंबल होता है। तो एक रीजन होता है चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो कि एक वेक्टर होता है, वेक्टर फील्ड होता है ये, और यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है। जैसे आप देख सकते हो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, तो अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज ले जाऊंगा तो वो अट्रैक्शन फील करेगा। सो बस ये इतना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट होती है, ध्यान रखना। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो इंटेंसिटी फील्ड क्या होती है बेटा? किसी भी चार्ज की जो स्ट्रेंथ देखते हैं अपन, किसी भी फील्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं कि उसके यूनिट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है। यूनिट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लो तो इंटेंसिटी आ जाएगी। तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगा तो उतनी इंटेंसिटी होगी फील्ड की। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू। क्यू नॉट क्यों लिया? क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को क्यू जीरो से या क्यू नॉट से लिखते हैं, पर इनकी जो सिंपल फॉर्मूला है वो एफ बाई क्यू ही है। तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाय क्यू। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी भी यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होती है और या फिर वोल्ट पर मीटर ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ बताता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। देखो चार्ज से कितनी डिस्टेंस है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस है या फिर वॉल्यूमेट्रिक है या कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। तो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। और मैथमेटिकली इसको लिखते हैं E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर बाय Q। ओके ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जो होता है वो छोटा सा चार्ज होता है, कहीं किसी पॉइंट पे कोई चार्ज पड़ा है और हम एक फील्ड पे उसको ले गए, एक फील्ड में कोई चार्ज पड़ा है, वहां पर एक यूनिट चार्ज को ले जाओ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाओ, जो दोनों के बीच में फोर्स लगा है उसको यूनिट में उसको चार्ज उस फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो तो आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही होता है। तो यहाँ E वेक्टर इज इक्वल्स टू F बाय Q नॉट ही लगेगा। देखो फील्ड किसका था? इसका फील्ड था, Q का फील्ड था। Q नॉट चार्ज को हम ले गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। सो Q के कारण Q नॉट पर जो फोर्स लगेगा वो आपको पता ही है सभी को, क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। सो जो फोर्स होता है F वो होता है K Q1 Q है और Q2 आपका Q0 है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R स्क्वायर। सो फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए बस हम यूनिट चार्ज का डिवाइड कर देंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम डिवाइड कर देंगे। सो F अपॉन में Q नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो Q नॉट का जब डिवाइड करोगे तो Q नॉट हट जाएगा, सामने क्या रह जाएगा? K Q बाय R स्क्वायर। क्या रह जाएगा? K Q बाय R स्क्वायर। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया है E इज इक्वल्स टू K Q बाय R स्क्वायर होता है एंड E वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q बाय R स्क्वायर R कैप, क्योंकि आप किसी भी मैग्नीट्यूड को R कैप से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो E वेक्टर, E का फॉर्मूला कितना होता है?
के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये याद रखना बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। सो 2.25 न्यूटन का जो फोर्स है वो 15 इंटू 10 की पावर -4 कूलम चार्ज पे एक्ट कर रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंटेंसिटी तो निकालनी है। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू वेक्टर, एफ बाई क्यू नॉट, एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। तो ई की वैल्यू निकालनी है बस। तो एफ में एफ कितना है 2.25 का, 2.25 न्यूटन का, 2.25 का, और क्यू कितना है, चार्ज कितना है 15 10 की पावर -4, 15 इंटू 10 की पावर -4। बस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटा दो चाहो तो, 10 की पावर -4 को ऊपर भेज दो। सो 2.25 अपॉन में 15 हो गया, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 15 से कट जाएगा पूरा का पूरा, 15 से कितनी बार कटेगा 1.5 टाइम्स कट जाएगा, 1.5 टाइम्स कट गया, 1.5 इंटू 10 की पावर 4। सो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 1.5 कितना होगा 0.5, 0.15, 0.15 को मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 4 से। सो ये हो जाएगा 1500, कितना हो जाएगा 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कोलम्ब, न्यूटन पर कोलम्ब, 1500 न्यूटन पर कोलम्ब, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1500 न्यूटन पर कोलम्ब, ये आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, एफ में क्यू का ही डिवाइड करना था बस। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम आ गए हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब एक झुंड होता है बेटा, मतलब रेखाओं का एक झुंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक झुंड होता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज से अपन मानते हैं बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उसमें से फील्ड लाइंस निकल रही है, उस फील्ड लाइंस को किसी एक एरिया से, किसी एक क्रॉस सेक्शन से पास आउट करा दो, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फील्ड लाइंस हैं, उस फील्ड लाइंस को एक एरिया से पास आउट करा दो, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इफेक्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समुद्र मानते हो तो समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अपन समुद्र माने और समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं, वेव्स उठ रही हैं, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में अपन समझे तो। ठीक है, सो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, वैसे तो तीन चीजों पे करता है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है सरफेस एरिया, और एक है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है एरिया वेक्टर, और तीसरी चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल थीटा। जैसे ध्यान से देखो बेटा, ये एक सरफेस दे रखी है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, और ये फ्लक्स आ रहा है, जो मैंने ब्लू से शो किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना, मुझे फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का समंदर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइंस में फील्ड लाइंस जो बनाई है ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं 90 डिग्री एंगल पर सरफेस को रखूं तो समुद्र की जो लहरें हैं वो चारों ओर से निकल जाएंगी। ठीक है, समुद्र की लहरें चारों ओर से निकल जाएंगी। जैसे एक किताब है और ये लहरें आ रही हैं, तो लहरें जो होती हैं वो बस बॉर्डर में रहेंगी, इसके अंदर नहीं घुस पाएंगी, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू 0 रहेगी। जैसे ही मैं एंगल इसके बराबर कर लेता हूँ, एक दूसरे को पैरेलल कर देता हूँ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जैसे ये जो मैंने कॉपी में जो पेन रखा है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों ही, मेरी अंगुली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है, दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। अब इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा, सारी की सारी लाइंस इसमें से पास आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पर 0 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम फ्लक्स है। और अगर मैं उल्टा कर दूं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में उल्टा करने पर देखो 90 डिग्री, और ये हो गया आपका कितना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर मैं उल्टा कर दूं, यहां पर ध्यान रखना, ये 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज 270 डिग्री ऑल्सो। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री ये एंगल बता रहा है, ये आपका 0 डिग्री बता रहा है, और ये वाला जो नीचे वाला एंगल है ये आपका 270 डिग्री के करीब होगा।
ठीक है। वैसे तो देखो एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की तरह होती है, ठीक है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये जब मूव करते हैं, जैसे मैंने इसको एरिया को ऐसे रखा, अभी इस तरह से है, फिर ये ऐसे होगा तो ये 0 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल हो गए। अब ये यहाँ पर है और ये अभी भी 90 डिग्री ही बना रहा है, ये अभी भी 90 डिग्री ही बना रहा है। 180 कब होगा? जब ये ऐसे हो जाए, पूरा उल्टा हो जाएगा तब 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर आपका थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर ये रब नहीं हो रहा है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला भी आपका क्या है 90 डिग्री में आएगा नीचे, क्योंकि ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री ही आ रहा है, ठीक है। 270 डिग्री भी आप कह सकते हो, पर ये 90 डिग्री माना जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों ये पूरा अपोजिट हो गया ना, इसलिए। और ये पूरा ऐसे हो जाएगा तब 180 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री में ये उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री में ये उल्टा हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा इस तरह से, तो ये 180 डिग्री कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है और ये एरिया वेक्टर यहां है, दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों ऐसे हो गए ना। देखो मैं समझाता हूं आपको, अगर ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और दोनों का जो पॉइंट है ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया 180 डिग्री का हो गया, ऐसे है ना। इसका पॉइंट इधर है और इसका पॉइंट इधर है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री। अब है 180 डिग्री का एंगल, देखो ये वाला एंगल जो है ये 180 डिग्री कहलाएगा, ये 180, ये तो 90 डिग्री ही है नीचे वाला, और ये 180, इसमें ध्यान रखना मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम फ्लक्स जाता है पर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है फ्लक्स, ठीक है। तो ये समझने की बात है कि एंगल किस तरह से मूव करता है। तो ध्यान रखना जो फ्लक्स होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक एरिया पे और एक थीटा पे। अब थीटा कौन सा है? कॉस थीटा यहाँ पर आएगा, मैंने आपको बता दिया। 90 डिग्री पे 0 कौन होता है? कॉस होता है, और 0 डिग्री पे मैक्सिमम कौन होता है? कॉस ही होता है। तो कॉस थीटा यहाँ पर आएगा, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? EA कॉस थीटा, ओके। और यूनिट होती है इसकी बेटा वोल्ट मीटर, वेबर मत कर देना, वेबर जो होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट होती है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूं, होल्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है पहले इसके बारे में समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती है दैट इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर इनटू नेगेटिव चार्ज, रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक मैग्नीट्यूड बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताती है। और कैसे निकालते हैं उनको? ध्यान रखना, फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। फील्ड लाइंस मानी गई इमेजिनरी लाइंस जो कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं, इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स इनटू नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जो जाती हैं ये इमेजिनरी लाइंस है बेटा। ये क्या इमेजिनरी लाइंस हैं? तो इमेजिनरी लाइंस को, इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, वो आपको पढ़नी है। सबसे पहले डायरेक्शन क्या होती है इनकी? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। देख सकते हो डायग्राम में, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, ये कहलाती हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो डायरेक्शन इनकी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। मैग्नीट्यूड जो होता है, द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी, कितनी डेंसिटी है, कितनी इनकी डेंसिटी है, यूनिट एरिया में कितना वो, कितनी लाइंस आ रही है, एक यूनिट एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो वो मैग्नीट्यूड बताएंगे बेटा कि कितना स्ट्रेंथ है उसमें। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाती हैं। अगर अपन टेंजेंट खींचे, ध्यान रखना जो अगला पॉइंट है
कि टेंजेंट टू द फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट खींचें, जैसे मैंने यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे मैंने रेड कलर से टेंजेंट खींचा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। और मान लो अगर ये इंटरसेक्ट कर गई, लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, दो रिजल्टेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है 12th क्लास में आपका। टेंजेंट आपको मैंने बता दिया, किसी भी लाइन पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो आपकी डायरेक्शन को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। नेगेटिव चार्जेस इनवर्ड होते हैं, लाइंस जो होती है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं और आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगी। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ आएंगी। ठीक है, इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव। डेंसिटी आपको पता ही है, जितनी लाइंस क्लोज होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितनी लाइंस आपस में क्लोज रहेंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। नो फील्ड लाइंस इन कंडक्टर, ध्यान रखना कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो ध्यान रखना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि अगर बिजली गिरती है तो अगर आप कार में बैठते हो, क्योंकि कार एक मेटल कंडक्टर है, और अगर बिजली गिरती है कार के ऊपर तो आप अंदर सुरक्षित रहोगे। ठीक है, अंदर क्यों सुरक्षित रहोगे? क्योंकि कार एक मेटल कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं सकती, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंटर नहीं कर सकती, तो फील्ड लाइंस बाहर ही रहती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही रहती हैं, कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर नहीं जाएंगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंडक्टर में 0 होती है बेटा। ठीक है, सो ये 8 प्रॉपर्टीज थी, इन 8 प्रॉपर्टीज के बारे में इस क्लास में हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी हमने पढ़ ही लिया अच्छी तरह से, फ्लक्स क्या हो गया, फिर हमने फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, और हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कंडीशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इन सब का रिवीजन कर लिया विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पहले सेशन की तरह ये सेशन भी ज़बरदस्त था और हमने काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया। अब अगले पार्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे पूरा का पूरा, फिर हम एक प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं इसका, और फिर नया जो सेशन होगा, नया जो चैप्टर होगा वो आपका जल्द ही शुरू होगा रिवीजन का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स है टेलीग्राम चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन पे भी आप बता सकते हो। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे।